हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी सर्कल कोचिंग सेंटर में। आज का ये क्लास आप सभी के लिए नॉर्मल इंट्रो क्लास होने वाला है, जिसमें आप ये जानेंगे कि 12वीं क्लास में आप सभी को जो फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ना है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। क्या आप सभी इस सब्जेक्ट से अनजान हैं या आपको ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है? इसका आंसर आपको कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। शुरुआत करने से पहले ये आपको बता दूं कि मैं लॉकडाउन की वजह से अपने घर पर ही हूँ। चूँकि मैं कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकता, इसलिए मैं बोर्ड का यूज़ अभी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करके वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप कुछ लॉकडाउन में जो छुट्टी है जिसके चलते आप सभी घर में क्वारंटाइन हैं, उसका आपका उपयोग हो जाए, उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये जान लीजिए कि आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें टोटल 10 यूनिट होगा, जो कि सारे सब्जेक्ट में 10 यूनिट ही होता है, ठीक है, जिसका मैं यूनिट वाइज सारे यूनिट का नाम लिख दिया हूँ। किसी भी एक यूनिट में 2 या 3 लेसन हो सकते हैं। 2 या 3 लेसन से ज़्यादा लेसन्स भी हो सकते हैं, 4 लेसन हो सकते हैं, किसी किसी में 5 लेसन हो सकते हैं, किसी किसी में 2 लेसन हो सकते हैं, या किसी में केवल 1 लेसन ही 1 यूनिट बन जाता है, जिनमें 2-3 यूनिट ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही लेसन्स हैं। लेकिन यूनिट का जो नाम होता है केवल और केवल उसी टॉपिक से रिलेटेड ही लेसन्स उस यूनिट में होते हैं। तो इसलिए मैं यूनिट को आपको डिस्क्राइब करूँगा, जिसके चलते आप ये समझ जाएंगे कि उस यूनिट के अंदर जो लेसन्स आने वाले हैं उसके अंदर क्या होगा। और जब फिजिक्स पढ़ेंगे, अभी जब आपको मैं बताऊँगा कि फ़िज़िक्स एक्चुअल में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या है, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो अभी पढ़ने वाले हैं 12वीं में उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स तो आप जानते हैं क्या है, जो हमारे आसपास दैनिक जीवन में जो भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारा चीज़ फिजिक्स कहलाता है। अब देखिए आपका लेसन की मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपका क्या लिखा है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसमें इस लेसन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे वो भी आप जान लीजिए। विद्युत आवेश, विद्युत को छोड़ दीजिए, पहले आप आवेश को पकड़िए। आवेश आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, एटम से। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बेरियन, न्यूट्रिनो, कैस्केड, सिमगा, ओमेगा, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेश होता है। लेकिन नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, अनावेशित होता है। तो उसी प्रोटॉन को, जिसको हम धन आवेश मानेंगे, और चारों तरफ जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ऋण आवेश मानेंगे, तो ऋण आवेश और धन आवेश, उसी आवेश के बारे में बात हो रहा है इस लेसन में, जहाँ लिखा हुआ है विद्युत आवेश। तो आवेश आप समझ गए, विद्युत समझिए। क्या होता है कि ऋण आवेश और धन आवेश दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। कोई भी विपरीत आवेश हो, उन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस के बीच अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होगा, और सेम सेम के बीच प्रतिकर्षण होगा, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे चुंबक है, चुंबक को अगर मैं एक आवेश बोलूँ, चुंबक को मैं एक नाम दिया हूँ आवेश, तो चुंबक को मैं रख देता हूँ कहीं पे, किसी भी जगह पे रख दूँगा, और उसके पास में अगर मैं अगर कोई लोहा लाऊंगा, लोहा कोई पदार्थ है, उसको मैं लाकर उसके बाजू में रख दूंगा, तो लोहा क्या होगा, चुंबक में चिपक जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा सा लोहा को वापस निकाल कर जितने दूर पर आप रखे थे चुंबक से, थोड़ा और दूर में रख दो, फिर मान लो कि चुंबक से लोहा आकर चिपक जाता है। लोहा को आप जैसे जैसे दूर करते जाओगे, चुंबक का प्रभाव क्या होते जाएगा, ख़त्म होते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक एक सीमित सीमा तक ही अपना प्रभाव दिखाता है। तो उसी प्रकार आवेश भी क्या करता है, एक सीमित सीमा तक ही अपना प्रभाव दिखाता है, जिसको हम उस आवेश का क्या बोलेंगे, क्षेत्र बोलेंगे। इसे ही
तो इस प्रकार हम इस लेसन में किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा परमाणु में जो आवेश है उस आवेश के बारे में पढ़ेंगे, उस आवेश का कहाँ तक कितना प्रभाव हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे, बस में और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है। अब देखिए यूनिट 2 धारा विद्युत। धारा विद्युत क्या होता है, अब मैं आपको बताया आवेश के बारे में, धन आवेश और ऋण आवेश। अब यही आवेश, अच्छा ये भी आप जान लीजिए कि धन आवेश और ऋण आवेश किस पर प्रभाव दिखाएंगे, जो धन आवेश और ऋण आवेश के लिए सुचालक होंगे। समझ में आ रहा है, जैसे कि हम नहाते किससे हैं, पानी से, तेल से तो नहाओगे नहीं, है ना। उसी प्रकार आवेश भी उसी पर अपना प्रभाव दिखाता है जिसके लिए वो सुचालक है। जैसे लोहा तांबा एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ के लिए क्या क्या है, आवेश सुचालक है। ठीक है, हम भी सुचालक हैं, इसलिए हमें करंट लगता है ना। हाँ, जैसे लकड़ी कुचालक है, उसमें उस पर करंट हमें मतलब उसको पकड़ कर अगर हम करंट को टच करें तो हमको नहीं लगता है। ठीक है, तो धारा विद्युत क्या कहलाता है, जो आवेश है धन आवेश और ऋण आवेश, उसको हम किसी तार में, वो तार किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, तांबे का, एल्यूमिनियम का, लोहा का, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, चांदी का, सोना का, है ना। तो उसमें अगर हम धन आवेश या फिर ऋण आवेश दोनों में से किसी को भी गति करा दें, मतलब दौड़ा दें, तो गति करता हुआ आवेश क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, धारा विद्युत। जैसे देखो पानी के कई नाम होते हैं, अगर पानी गिलास में है तो पीने का पानी, मटका में तो भी पीने का पानी, और अगर छोटा सा जगह से बहता हुआ दिखे तो उसको हम नाली बोल देते हैं। अगर बड़ा सा कोई नहर दिखता है पानी बहता हुआ, उसको हम नहर बोल देते हैं। रुका हुआ पानी छोटा सा है उसको हम डबरी बोलते हैं, छोटा जगह में है तो। बड़ा है तो तालाब बोलेंगे, और बड़ा है तो समुद्र बोलेंगे। लेकिन देखिए आप, नाम अलग अलग हैं लेकिन है क्या, वहाँ पे पानी है। उसी प्रकार हर जगह आवेश ही होगा। अगर आवेश गति कर रहा है, है ना, दौड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, धारा बोल देंगे। तो अब अगर तार में धारा बह रहा है ना, तार में क्या हो रहा है, जो आवेश है वो बह रहा है, तो फिर वो आवेश अपना प्रभाव कैसा दिखाएगा, कैसे लाइट जलेगा, कैसा पंखा चलेगा, उसके बारे में कौन बताएगा, यूनिट 2 धारा विद्युत। यूनिट 3 देखिए, 3 क्या बोल रहा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये भी जान लो आप, विद्युत धारा समझ गए, अब उसका चुंबकीय प्रभाव क्या होता है वो जाने। देखिए तार में धारा बह रहा है, जिसको धारा का हम करंट बोलते हैं, तो तार में करंट फ्लो हो रहा है मतलब बहना। तो तार में धारा क्या हो रहा है, करंट जो है फ्लो हो रहा है। अब आप जाओ उसके पास, आप जाओगे और उसको टच करोगे, छू देना आप, तो क्या होगा, जितने लोग भी उस तार को छुएंगे सबका हेयर स्टाइल क्या हो जाएगा, सबका हेयर स्टाइल सेम हो जाएगा, खड़ा खड़ा, है कि नहीं। अगर विश्वास ना हो मेरे बातों पे तो छू कर आप देख सकते हैं। ठीक है, अरे गलती से छू मत देना भाई। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ उस तार से चिपक जाता है, चाहे मनुष्य हो चाहे लोहा हो, कोई भी चीज़ हो, उस तार से क्या हो जाता है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसमें कोई भी सुचालक चीज़ आकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो कितना दूर पर रखेंगे तो चिपकेगा, कौन से तार से हमें, मतलब कौन से वायर से हमें ज़्यादा करंट लगेगा, किस करंट से हम बच सकते हैं, किस करंट से हम नहीं बच सकते, वो कितना दूर तक अपना आकर्षण दिखाएगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रभाव। तो ये इसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। चौथा यूनिट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। अब इसको देखिए, प्रेरण का मतलब तो मैं पहले बता दूं, प्रेरित करना होता है। जैसे अब हमारे कोचिंग में आओगे तो मैं आपको हर रोज़ प्रेरित करूं कि आपको टॉप 10 में आना है, आप लोग आके रहोगे, आप वो काम कर सकते हो, आप बिल्कुल उसके लायक हो, ऐसा आपको प्रेरित करेंगे, उसी को बोलते हैं प्रेरण करना। तो ये केवल यही नहीं होता, हमारे दैनिक जीवन में ये आवेश पर भी यह बात लागू होता है। जैसे आप देखिए, मोबाइल तो सबके पास होगा ही। अब जैसे हम चार्जर को लगाते हैं किस में, बोर्ड पे, तो जब चार्जर को लगाते हैं तो जब चार्जिंग कर रहे हैं फ़ोन तो चार्ज हो रहा है। अब हमको चार्जर को बंद करना है, स्विच ऑफ करना है, तो जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो चार्जर में एक छोटा सा लाइट होता है लाल कलर का, या किसी किसी का ग्रीन ब्लू भी हो सकता है, वो लाइट तुरंत ऑफ नहीं होता, धीरे से ऑफ होता है। जबकि आप सोचिए, जब बटन को आप बंद किए तो क्या हुआ, करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो करंट जब बहना बंद हो गया है
तो उस लाइट को नहीं जलना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, लाइट थोड़ी देर तक जलता है फिर बंद होता है। तो वो कैसे जला, उसी को वो बोलते हैं प्रेरण। जो पहले स्विच ऑन था तो जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट क्या किया, उस लाइट को प्रेरित किया कि तुम थोड़ा देर तक और जल सकते हो, इसलिए वो जला। क्यों? क्योंकि वो प्रेरित हो गया। ऐसा तो मैं मजाक वे पे इसको नॉर्मली बता दिया, लेकिन ये रियल में कैसा प्रोसेस होता है उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे यूनिट 4 पर। और उसी यूनिट 4 पर लिखा है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, धारा दो प्रकार का होता है, जो करंट है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा वो होता है जो हमारे घर में, जिससे हम पंखा चलाते हैं, है ना, कूलर चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, उसमें जो करंट फ्लो होता है उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। लेकिन जो सेल में होता है, छोटे छोटे सेल में जो धारा होता है करंट, उसको दिष्ट धारा बोलते हैं। तो करंट का दो प्रकार होता है जिसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। फिर है यूनिट 5, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे, आप मोबाइल से बात करते हो, सोच कर देखो, आप धीरे से बोलते हो फिर भी इतना दूर बैठा हुआ आदमी सुन लेता है। कैसे सुनता होगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग के मदद से। विद्युत चुम्बकीय तरंग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब मोबाइल में जो यूज़ करते हैं हम तरंग, उसको बोलते हैं रेडियो तरंग। तो रेडियो तरंग को हम यूज़ कर सकते हैं बात करने के लिए दूर बैठे किसी व्यक्ति से, ठीक है। जैसे हमारे पास जो लाइट आता है, सूर्य से जो लाइट हमारे पास आता है, उसमें वो कहलाता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। उसमें विद्युत भी मिला रहता है, थोड़ा सा मात्रा रहता है विद्युत का, और चुंबक का भी मात्रा रहता है, किसमें? उस तरंग में। अब इसके बाद आप तरंग अध्याय पढ़ चुके हो 11वीं क्लास में। तो तरंग का एक प्रकार है विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर एक दो उदाहरण आपको दे दिए, जैसे रेडियो तरंग के बारे में बताया, उसी प्रकार माइक्रोवेव होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग जो है, जिसको माइक्रोवेव ओवन होता है जो इसमें केक पका सकते हैं या और बहुत सारी चीज़ें पका सकते हैं, उसमें सूक्ष्म तरंग से ही, इस तरंग के माध्यम से ही खाना जो भी पकाना होता है उसको हम पका सकते हैं, ठीक है। तो इस तरंग का हमारा दैनिक जीवन में बहुत सी काम है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, एक्सरे। एक्सरे मतलब एक्सरे तरंग है, वो तरंग हमारे मतलब हड्डी कहाँ पे टूटा, क्या हुआ, मेडिकल के फील्ड में, है ना, इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे तरंग हैं। एक और तरंग दृश्य तरंग। इस दृश्य तरंग के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये कैसे काम करता है, क्या क्या तरंग होता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अब है यूनिट 6 जिसका नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, आप ये जान लीजिए, आप रात में चंद्रमा देखते हो, लेकिन आप स्पष्ट रूप से चंद्रमा को नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? दूरदर्शी की, जिसको बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी, है ना। उसी प्रकार आप बहुत से छोटे छोटे चीज़, जैसे अभी कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, कोरोना वायरस को क्या आप नॉर्मल आँख से देख सकते हो? नहीं देख सकते। लेकिन उसको देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो सूक्ष्मदर्शी जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों लेंस से मिलकर बनता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और प्रिज्म, इन तीनों से मिलकर या किसी भी दो से मिलकर इन सब चीज़ों को बनाया जाता है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी को। लेकिन मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन उस लेंस को हम किस प्रकार प्रयोग करें कि दूर का चीज़ दिखाई दे, या हम किस प्रकार प्रयोग करें कि पास का चीज़ हमको मतलब सूक्ष्म चीज़, छोटा चीज़ दिखाई दे, है ना। तो उसके बारे में हम किस यूनिट में पढ़ेंगे? यूनिट 6 में पढ़ेंगे कि लेंस को किस प्रकार समायोजित करें कि हमारा दूरदर्शी बन जाए या सूक्ष्मदर्शी बन जाए, या दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार से बनाया जाता है, वो कैसे कार्य करता है। केवल इसके बारे में हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। अब यूनिट 7 में आ जाइए। जो यूनिट 7 है उसमें क्या लिखा है? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। मैं आपको बता चुका हूँ, प्रकाश, सूर्य से जो लाइट आता है, जो प्रकाश आता है, वो कितने प्रकार के होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। लेकिन वो किस प्रकार यूज़ कर सकते हो, मतलब वो किस प्रकार वो व्यवहार करता है, बिहेव करता है ना। उसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे? यूनिट 7 में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश है क्या? क्या वो तरंग है या फिर वो कण है? कण मतलब समझते हो, जैसे रेत होता है ना। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसका मतलब वो तरंग तो है ना, लेकिन क्या वो कण भी हो सकता है? आप एग्जाम्पल लेकर देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि लाइट है,
है ना। लाइट आया, एक पारदर्शी कांच रखो बीच में और टार्च मारो तो क्या होगा, उस कांच से वो जो लाइट है वो पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट कांच को पार करके चला गया, इसका मतलब वो तरंग है, क्योंकि तरंग ही पार कर सकता है, कण नहीं। क्योंकि आप फिर से कांच लो पारदर्शी और रेत को पकड़ो और रेत को फेंक कर मारो किसमें, कांच पर, तो क्या कांच को पार करके जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, तो पार करके नहीं जाएगा, तो कण पार नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब प्रकाश क्या हुआ, तरंग हुआ। लेकिन एक और उदाहरण देखो आप, जब आप हाथ को पानी में डुबाते हो और जब बाहर निकालते हो तो आपका हाथ क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। आपका हाथ गीला नहीं हुआ, एक्चुअल में आपके हाथ में पानी के जो कण हैं, जल के जो कण हैं आपके हाथ में चिपक जाते हैं, तो आपका आपका हाथ गीला दिखता है। और जैसे नॉर्मल जो पत्ता आता है, जैसे कोचई पत्ता खाते हो छत्तीसगढ़ी लोग तो बहुत खाते, तो जो कोचई पत्ता में आप जब पानी डालोगे तो पानी क्या उसमें ठहरता है, नहीं ठहरता, पानी बह जाता है, वो सूखा का सूखा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो जो पत्ता है ना, वो क्या किया है, पानी के कण को बिल्कुल नहीं पकड़ा। तो कोई भी चीज़ गीला तभी होगा जब वो पानी के कण कण को पकड़ेगा। तो इसी प्रकार, है ना। और ये भी देखो, क्या तरंग को पकड़ सकते हो, क्या नहीं पकड़ सकते, लेकिन कण को क्या कर सकते हो, आप पकड़ सकते हो। तो सूर्य के जब बाहर जब जाते हो आप, है ना, घर से बाहर धूप में निकलते हो या किसी भी चीज़ को धूप में रखते हो तो वो चीज़ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो चीज़ गर्म कब होगा, जब वो सूर्य की रोशनी को पकड़ेगा। अगर पकड़ेगा ही नहीं तो गर्म कैसे होगा। जिस प्रकार से पानी की कण को पत्ता नहीं पकड़ रहा था इसलिए वो गीला नहीं हो रहा था, उसी प्रकार प्रकाश के कण को पकड़ेगा तभी तो गर्म होगा ना, और गर्म तो होता है, आप जानते हो। इसका मतलब प्रकाश कण के समान भी व्यवहार करता है, क्योंकि कण को ही पकड़ा जाता है, तरंग को नहीं। तो ये कैसे काम करता है, ये कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रकाश तरंग ही है, या हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रकाश कण ही है, इसके बारे में किस में जानेंगे, यूनिट 7 में जानेंगे। इसी प्रकार देखो आगे, यूनिट 8, 8वां इकाई में देखना आप, परमाणु एवं नाभिक। आपको बताया मैं, सारे चीज़ परमाणु और नाभिक से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। वहीं से नाभिक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 8 में, आप भली भांति जानते हैं बारे में, ठीक है। यूनिट 9, इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियाँ। अब इसमें आप सुनिए, इसमें क्या होता है, आप अपने घरों में एलईडी लाइट यूज़ करते हो, है ना, एलईडी लाइट यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, सौर पैनल आप देखे होंगे, सोलर सेल आप देखे होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इसका आविष्कार ही क्यों किया गया, है ना, इसके बारे में किसे पढ़ेंगे हम, यूनिट 9 में पढ़ेंगे। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर सुने हो, जो माइक लगाते हैं तो बड़ा बड़ा पोंगा, है ना, पोरोर पोरोर नरियाते रहते हैं, तो वो क्या उसमें उसके बारे में वो कैसे बनता है, आवाज़ कैसे बड़ा हुआ दिखाई देता है, माइक में ज़्यादा ज़्यादा उच्च आवाज़ हमको कैसे सुनाई देता है, वो हम यूनिट 9 में पढ़ेंगे। यूनिट 10, संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था, टीवी आप कैसे देख पाते हो, मतलब टीवी पर आपका जो भी सिग्नल जो भी आ रहा है, जो भी आप शो देख रहे हैं वो कैसे टीवी में आ जा रहा है। मोबाइल से आप बोलते हो, वो कैसे इतने दूर बैठे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है ना। आप फैक्स करते हो तो वो दूसरे के पास कैसे चले जाता है, टेलीफोन कैसे काम करता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में किस में पढ़ेंगे हम, यूनिट 10 पर पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार आप देख लिए कि आपका जो 12वीं क्लास का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, इससे आप अनजान नहीं हो, आपको कुछ न कुछ पता ही है। हम क्या करते हैं, दूसरे के बातों को सुन कर हम उसको कठिन मानने लग जाते हैं, डिफ़िकल्ट मानने लग जाते हैं, जबकि वो बिल्कुल भी ऐसा रहता नहीं है ना। और क्या बोलते हैं, चूँकि मैं लॉकडाउन में हूँ, मतलब घर में हूँ, इसलिए बोर्ड से तो मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और उसके चलते ही बहुत लेट हो गया वीडियो आप लोगों के पास सेंड करने में, उसके लिए तो सॉरी। लेकिन मैं अब क्या करूँगा कि आपको कॉपी से एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कॉपी से आपको मैं समझाऊँगा, पढ़ाऊँगा, और लास्ट में आपको मैं नोट्स का
इमेज आपको दिखा दूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने घर में बैठे बैठे पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, नोट्स बना भी सकते हैं। लॉकडाउन के जस्ट बाद ही कोचिंग स्टार्ट होगा अभी, लेकिन तब तक आप लॉकडाउन तक आपको, है ना, इस पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। और 1 या 2 दिन में आजकल में हेमंत सर भी केमिस्ट्री का वीडियो, नॉर्मल वीडियो इसी प्रकार का अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है फिर, थैंक यू, है ना। और पढ़ाई करते रहो, देखो, और कुछ समझ ना आए तो आप ग्रुप में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके बारे में, अगर कुछ भी चीज़ जानना हो किसी भी चीज़ के बारे में फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, ओके, थैंक यू।